बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, आने वाले 2 दिनों के बाद मुहर्रम अल हराम का आगाज़ होने जा रहा है और इस ज़िमन में सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में मेरे चंद अशार उनकी खिदमत में और आपकी नज़र कर रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ये मुहर्रम भी हमारा हस्ब मामूल अमन और सुकून से गुज़र जाएगा। हसब हुसैन से है या नसब हुसैन से है, जो करबला को न समझे वो कब हुसैन से है। नबी ने खुद ये कहा है कि मैं हुसैन से हूँ। नबी का जो भी पता है वो अब हुसैन से है। दवाम यूं ही नहीं खाके करबला को नसीब, ये खाक वो है कि जिसका अदब हुसैन से है। अता के बाब में दस्ते अता हैं दस्ते हुसैन, तलब के बाब में मेरी तलब हुसैन से है। नाजरीन, आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं और साबिक़ एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के पीपल्स पार्टी के दौर में। बड़े मुतारफ़ और मारूफ शख्सियत हैं और सहाफ़त के मैदान में बड़े मारूफ हैं और अपनी ख़ास ख़बरों से आपको और हम सबको मुतारफ़ और उनसे आगाह करते रहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम मुहर्रम के हवाले से आपसे चंद गुज़ारिशात करें कि मुहर्रम की हुर्मत का एहसास और ख़्याल हर एक ने रखना है, ताकि हम सब का तल्लक नवासा रसूल और उनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा रहे, मरबूत रहे। हमारे दुश्मन की हर वक्त ये कोशिश रही और अब भी जारी है कि पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पर जंग करा कर ख़त्म किया जाए। मज़हब का तल्लक इल्म से है और कुरान हमारा रहनुमा है। सब मुसलमान अपने अपने अकीदों से जुड़े रहें और दूसरों के अकीदों पर हमला न करें, यही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। नाज़रीन, इस मुहर्रम के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है या हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है, मुझे यकीन है कि वो बग़ैर कहे या बग़ैर किसी अपील के वो तो अलर्ट हैं और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी, पुलिस और जो लोग ज़िम्मेदारान हैं वो अपनी ड्यूटियां अदा करेंगे। लेकिन मैं उन तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा, वो जो हमारे मुंतज़मीन मजालिस हैं या हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं जो आकर उन मजालिस से ख़िताब करते, मैं उन सब से ये गुजारिश करूंगा और उसके साथ ही सुन्नी भाइयों से, सुन्नी उलमा से गुजारिश करूंगा कि हुर्मत मुहर्रम का ख्याल रखा जाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर अक़ीदत और एहतराम हम दयानदाराना बुनियाद पर रखते हैं और बासियत मुसलमान रखते हैं, तो इसमें हमारे हाथों से एक दूसरे का नुकसान या कत्ल गारत या नफ़रतें नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की अक़ीदों का इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपकी तवज्जो ऑस्ट्रिया के सदर जो 1992 से लेकर 2004 तक अपने मुल्क के सदर रहे, उसके हवाले से मुख्तसर सा तारफ़ और मुख्तसर से गुजारिश करूँगा इस हवाले से कि शायद हमारी इस खबर को या इस ऑस्ट्रिया के सदर के हवाले से हमारे जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं और इमरान खान साहब हैं, उनके इज़हान तक, उनके कानों तक ये खबर पहुँच जाए कि जी ऑस्ट्रिया का सदर या ऑस्ट्रिया का मुल्क जो माशी तौर पर मजबूत है, मरबूत है, वो क्यों है। ऑस्ट्रिया के सदर 1992 में जब सदर बना और जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था, 3 बेडरूम की अपार्टमेंट, वो 3 बेडरूम का फ्लैट था, और जब वो सदर बन गया तो उसको लेने के लिए गवर्नमेंट के जो उनका जो अपना प्रोटोकॉल है, पुलिस है, वो बहुत सारी गाड़ियां आती थी और अपने सदर को उस अपार्टमेंट से उठाकर अपने सदारती महल में या सदारती ऑफिस में ले जाते थे। और लेकिन सदर ने उसी अपार्टमेंट में रहना जो है वो प्रेफर किया। वो सरकारी
राशगाह में मुंतकिल नहीं हुए, लेकिन चंद दिनों के बाद वो जिस लिफ्ट से उतरकर अपने उस अपार्टमेंट में जहाँ रहते थे, लिफ्ट से उतरते थे तो वहाँ के जो मकीन थे उस बड़ी बिल्डिंग में जो और राइश पजीर थे, उन्होंने सदर से मिलना सलाम करना छोड़ दिया और उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। सदर मुतफक्कर हुआ और उसने अपनी बीवी की जिम्मेदारी लगाई कि तुम जाकर अपने तमाम हमसायों से पूछो कि ये मुझसे नाराज़ लगते हैं, ये वजह क्या है। तो पता चला, बीवी गई उनकी और एक एक फर्द से मिली और उन सब ने इज्तिमाई तौर पर यह कहा कि हम यहाँ इस बिल्डिंग में रहते हैं, सुबह जब गाड़ियाँ सरकार की आती हैं, पुलिस आती है, तो हम सारे डिस्टर्ब हैं। इस पुलिस को और इतने इस पूरे ये जो प्रोटोकॉल के लोग हैं, इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, हमारी प्राइवेट लाइफ जो है वो तबाह हो रही है। सदर ने जब ये बात सुनी तो उसी दिन उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद मुझे यहाँ इस बिल्डिंग से लेने के लिए सरकार की जो प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो मुझे लेने नहीं आएंगे। मैं अपने तौर पर जिस तरह इससे पहले आता था उसी तरह मैं अब प्राइवेट हैसियत में होऊंगा। तो उन्होंने उसी प्राइवेट गाड़ी में या अपनी उस या कभी मेट्रो पर वो अपने सदारती उस चले गए और इस तरह से उन्होंने 12 साल सदारत की। वो 12 साल उसी छोटे से अपार्टमेंट में रहे और 12 साल के बाद वो जब गए तो उसी अपार्टमेंट में उस शख्स की मौत भी हुई। ये है उस माशी तौर पर मरबूत और मजबूत तरीन मुल्क के जो सदर था, उसकी सोनाए उम्री या उसकी जो तारफ़ था वो ये था। इस तरह से वो मुल्क खुशहाल हुए, उनके अवाम भी खुशहाल हैं और वहाँ गुरबत नामी कोई चीज़ नहीं है। और हमारे जो लीडरान हैं वो हमेशा इनके रेफरेंस या उन मुल्कों के हवाले देने से थकते नहीं हैं, लेकिन उन लीडरों की पैरवी नहीं करते, उनकी जो अमली ज़िंदगी है उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। तो मैंने ये चाहा कि उस सदर के हवाले से आपसे चंद गुज़ारिशात कर लो। नाज़रीन, हमारे यहाँ इस वक्त मेरे साथ मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमारी जो इस वक्त जो पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी सूरत हाल है जनाब, तो बारिशों की वजह से जो तूफ़ान आया है वो, और इसके साथ ही आज़ाद कश्मीर में जो बिजली के बिलों का जो तूफ़ान है, इस वक्त पूरी कौम जो है वो चीख उठी है। इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि फ़ी यूनिट इस वक्त जो लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं वो क्या है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो फ़ी यूनिट कास्ट है, 50 यूनिट अगर एक आदमी अपना इस्तेमाल में लाएगा तो उसके 702 रुपये का बिल आएगा उसको, और 51 यूनिट अगर कोई आदमी इस्तेमाल करेगा तो 1060 रुपये उसका बिल। 100 यूनिट करेगा 2071 रुपये, 150 यूनिट करेगा 3238 रुपये, 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा 4405 रुपये, 250 यूनिट करेगा तो 6064 रुपये, 300 यूनिट करेगा 7452 रुपये, और 350 यूनिट करेगा तो 10871 रुपये। 500 यूनिट की कास्ट है 16640 रुपये, 700 यूनिट की कास्ट है 24332 रुपये, और 750 यूनिट की कास्ट है 29034 रुपये। इसके अलावा जो टैक्सेस हैं, जो फ्यूल चार्जेस हैं, वो इसके अलावा हैं। नाज़रीन, हमारा जो इन तमाम जो ये जो यूनिट प्राइस है या इस जो डिटर्मिनेशन करता है वो नेपरा है, एक अथॉरिटी है और वो एक रेगुलेटर है कि पूरे पाकिस्तान में जो बिजली के बिलात या बिजली के जो हवाले से जो फैसले होते हैं वो हमारे नेपरा से होते हैं। और वहाँ 4 मेंबरान हैं और उनके एक चेयरमैन है। चारों मेंबरान जो हैं 4 सूबों से लिए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से कोई आदमी अभी तक नहीं लिया गया, चूँकि वहाँ नेपरा की एक्सटेंशन नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा बिजली का जो फ्यूल का जो सोर्स है इस वक्त हाइड्रो पावर का, वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से है। वहाँ इन दोनों जगहों पे नेपरा का कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या उस हवाले से वहाँ कोई कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल उसमें हमारी लीडरशिप ज़्यादा गुनाहगार है, चूँकि नेपरा की एक्सटेंशन उन्होंने अपने इलाकों में आज तक नहीं ली गई। दुरानी साहब, इस वक्त जो फिर हमारे हम ये देख रहे हैं कि आज से 2014 और 15 में उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे हमारे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इजलत में आकर तो साहिवाल में कोयले का प्रोजेक्ट लगवाया और वहाँ जो 2 बड़े LNG के प्रोजेक्ट लगवाए। आज दिन को $2 बिलियन पे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। नंबर 1, उन पर जो खर्च है वो कई बिलियन डॉलर है, 3 बिलियन है, 4 बिलियन है। लेकिन बहरहाल हमने ये सुना है कि UAE का एक ग्रुप है जो इंटरेस्टेड है और वो $2 बिलियन में खरीदेगा।
तो लामाला बिजली हम ये कंज्यूमर यही है, ये खरीदेंगे उस महंगी तरीन बिजली जो LNG पे चलती है। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने आज फिर उन्होंने एक आइडिया कंसीव कर लिया है कि मैं मुल्क पे सोलर एनर्जी लगवाऊंगा। मुझे बताएं कि हाइड्रो को इग्नोर करके गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे बड़ा पोटेंशियल हमारा जो हाइड्रो है, आज़ाद कश्मीर का जो सबसे बड़ा जो हमारा पोटेंशियल जो है वो हाइड्रो है, उस हवाले से ना नेपरा कोई ध्यान देती है, हमारा रेगुलेटर गवर्नमेंट से पूछता है, ना मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के इस हवाले से कोई दिलचस्पी लेती है, और ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दिलचस्पी लेती है। और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप तो इसमें एब्सोल्युटली मम है, उनकी इग्नोरेंस की हम मिसाल या नहीं दे सकते। उस हवाले से आपका क्या तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गर्दैश साहब, ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट इशू जो है रेज़ किया, और आज़ाद कश्मीर के हवाले से स्पेशली। इसमें थोड़ी सी मैं आपको फिगर्स ज़बानी मुझे जो याद है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया फेडरल गवर्नमेंट के साथ पिछले 2-3 साल में। उससे पहले हमें आज़ाद कश्मीर को जो है वो रियायती निरखों पर बिजली मिलती थी, ₹2.59 पर यूनिट के हिसाब से, आपको पता ही है। अब उसके बाद जब उन्होंने ₹2.59 मानने से इनकार किया, तो फिर आज़ाद कश्मीर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के, वापडा के और डिस्कोस के कागज़ों में अरबों रुपए का डिफ़ाल्टर हो गया। फिर इन्होंने एक एग्रीमेंट किया और वो बिजली का टैरिफ जो है वो ₹5 कुछ पैसे सेट हो गया। लेकिन अभी जो मैं आपको लेटेस्ट बताना चाह रहा हूँ कि हमारी आज़ाद कश्मीर का जो पोटेंशियल है, जो हाइड्रो का आपने जिक्र किया, उसको किस तरह निगलेक्ट किया जा रहा है, किस तरह इग्नोर किया जा रहा है कि आपके ज़िला बाग में एक कादराबाद 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा, गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोजेक्ट है, उसकी जो बिजली है वो नेशनल ग्रिड पे आ रही है, ISCO उसका परचेज़र है, और 2 दिन पहले नेपरा में उसकी समाअत हुई, टैरिफ पिटीशन की समाअत हुई, और ISCO ने वो जो टैरिफ है ₹2 से ज़्यादा बढ़ाने से इनकार कर दिया। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी साहब को। उन्होंने उनको कहा कि यार आप जो है ये क्या जुल्म कर रहे हैं कि खुद आप जो बिजली आज़ाद कश्मीर को दे रहे हैं वो इतने पैसे, एक ₹16 यूनिट, ₹11 यूनिट वहाँ का जो कंज्यूमर दे रहा है, और ख़ुद आप जो वही बिजली इनकी ले रहे हैं, वो बिजली नहीं है जो आप ले रहे हैं, 2 मेगावाट की जो है वो आप ₹2 से ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। ये क्या नाइंसाफ़ी है? उस पर फिर चेयरमैन नेपरा ने उनकी रिजेक्ट कर दी अपील, जो पटिशन के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हुए थे ISCO ने। तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन बिजली के हवाले से एक तफसीलन हम ये आज इस पर डिस्कस करेंगे, इसलिए कि ज़िला पुंछ में बिलखुसूस लोगों ने कई दिनों से हड़ताल की हुई है और कई लोग इस ज़मन में अरेस्ट कर दिए गए हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। उस हवाले से हम तफसीलन जिक्र करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। तो जी दुरानी साहब जी, मैं वो ये बता रहा था कि चेयरमैन नेपरा ने ISCO जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इसकी ये रिजेक्ट कर दी। मैं फाइनल ये बता रहा हूँ कि उन्होंने फिर भी आज़ाद कश्मीर का जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का कादराबाद का 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो ₹4 यूनिट पे फैसला किया नेपरा ने कि वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से वो ख़रीदेगा। अब आप देख लें कि ₹4 यूनिट भी जो है वो उनको ख़रीदना जो है वो उनके ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है, वेर एज़ कि वो हमारे पे करोड़ों रुपए, हमारे से अरबों रुपए वसूल कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की पॉलिसी का ये आलम है कि यहाँ पे 380 मेगावाट की टोटल ज़रूरत है, और 380 मेगावाट के टोटल प्रोजेक्ट हमारे उससे डबल के प्रोजेक्ट हम गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में लगा सकते हैं और आज़ाद कश्मीर के शहरियों को सस्ती बिजली दे सकते हैं अगर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट कोई मजबूत पॉलिसी बनाए। लेकिन आज तक अफसोस का मकाम है कि हम अपनी पॉलिसी नहीं बना सके और हम फिर नेशनल ग्रिड से ही जो है वो बिजली। अच्छा, मैं दुरानी साहब मैं आपसे ये चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में जो जुल्म है वो ये है कि ₹2.59 की बिजली वो फेडरल गवर्नमेंट से खरीदते हैं और आज़ाद कश्मीर के जो कंज्यूमर है उसको ₹35, ₹30, ₹40 का यूनिट वो बेच रहे हैं, यानी कमर्शियल को 35 और प्लस, और जो रेजिडेंशियल है उनको ₹30 तक यूनिट। अभी हाल ही में क्या हुआ कि मुजफ्फराबाद में एक और रेट है और ज़िला पुंछ में उन्होंने एक फ्यूल चार्जेस जो डाल दिए कि फी बस सपोज जिसने
100 यूनिट जलाए हैं, उन पर भी 3,000 4,000 रुपए के फ्यूल के हवाले से उन्होंने बिल डाल दिए। मैं ये चाहता, और मुजफ्फराबाद में नहीं थे। क्या आज़ाद कश्मीर में कोई 2 स्टेट्स हैं कि पुंछ का एक अलग निज़ाम है, उसके डिसीजन अलग होते हैं, मुजफ्फराबाद के अलग होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो ₹2.59 की खरीद कर वो 30 रुपए की क्यों बेच रहे हैं आज़ाद कश्मीर वाले? मुझे इसका बारे में कोई बता सके कि हमारे कंज्यूमर को बता सके। इस पर जो मेरी स्टडी है वो ये है कि अभी ₹2.59 नहीं है, अब तो 5 रुपए कुछ पैसे खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के लेवल पे, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठा हुआ मैं जो पे कर रहा हूँ आइस्को को, वही मुझे मुजफ्फराबाद में पे करना पड़ता है, वही मुझे रावलाकोट जी। एक्चुअली ये होता है कि हम बल्क में बिजली खरीदते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से या आइस्को से या डिस्को से, एजे के गवर्नमेंट महकमा बरकियात खरीदता है, वो लेता है लेट्स सपोज के 5 अरब की बिजली हमने खरीदी और 15 अरब की बेच दी जी आगे कंज्यूमर्स को, और बजट में हमने या अपने बुक्स में हमने सेटल कर लिया कि हमने 5 अरब की बिजली खरीद के 10 अरब की जो है ना हमने प्रॉफिट ले लिया, मतलब 5 अरब उसमें से लीकेज हो जाता है। वो लाइन लॉसेस की सूरत में ये कर देते हैं, उसमें एक उन्होंने हेड बनाया लाइन लॉसेस का, जो वो बिजली चोरी कराते हैं उन लोगों से जिससे वो डायरेक्ट पैसे लेते हैं जी। बिल्कुल, ये एक माफिया है बहुत बड़ा कि जो 15 अरब की बिजली आप बेचते हैं हम एक्चुअल मार्केट में, वो बुक्स में आप 10 अरब की शो करते हैं और गवर्नमेंट को ये खुश करते हैं कि हमने तो 5 अरब की खरीद के 10 अरब गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे दिया, वेयर एज कि वो 15 अरब का बजट होता है। वो मैंने फिर जब मैं गवर्नमेंट में था तो ये महकमा बरकियात की ब्रीफिंग थी, मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो वो कहने लगे सर आप ये किस काम में पड़ गए हैं, ये अरसे दराज से सालों साल से निज़ाम चल रहा है, इसमें सभी इस बहती गंगा में हाथ धोते रहे, तो आप क्यों इसमें हमें डिस्टर्ब करें। तो एक्चुअली ये मसला है कि आम आदमी को फ़ायदा कोई नहीं होता, कुछ लोग जो ऊपर माफियाज के लोग बैठे हैं या जो इसमें अरसे से बैठे हैं वो इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। जो पुंछ के हवाले से बात है, वो उनका ये मौक़िफ़ है कि पुंछ से हमें जो है वो रिकवरी कम होती है, जहाँ से हमें जो है ना कम होता है, तो वहाँ पे ये फ्यूल चार्जेस डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो बजट सेटल करना होता है, उन्होंने अपनी जेब वाले जो पैसे उनको अंडर द टेबल आ रहे हैं वो तो उन्होंने नहीं देने, उन्होंने तो वो करना है कि जो उन्होंने 10 अरब का टारगेट लिया हुआ गवर्नमेंट से, क्या जी गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि 5 अरब आपने इन्वेस्ट किया और उसके अगेंस्ट हमने आपको 10 अरब का रेवेन्यू दे दिया। दुरानी साहब आप मुझे ये बताएं, चूंकि आप इस इश्यू से बड़े वाकिफ हैं, हमारे यहाँ पानी का भी यही है कि मसलन मैं पिछले कमर्शियल, मैं खुद जाती तौर पर पानी का कनेक्शन लेने के लिए बाग में 10 साल से मेरी फाइल पड़ी हुई है, वहाँ वो जो हेल्थ है, जो एक्सीडेंट पब्लिक हेल्थ वाली, आज तक मुझे कनेक्शन नहीं मिल सका। वहाँ टोटली 90% वो चोरी कराते हैं, कोई ऑफिशियल उनके कनेक्शन नहीं है, सारी एक डिस्टर्ब सिस्टम है टोटली। कोई आदमी उनको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई आदमी उनको यानी एहतसाब के हवाले से या अकाउंटेबिलिटी के हवाले से पूछ नहीं सकता, उनसे ये नहीं कह सकता कि इस आदमी को कनेक्शन या साफ पानी, ड्रिंकेबल पानी क्यों नहीं देते आप, ये भी नहीं पूछ सकता। लेकिन बहरहाल, क्या आपके ख्याल में हमारे वज़ीर आज़म जो बहुत सारे दावे करके आए थे, बहुत सारे क्लेम के साथ आए थे, लोगों की सब बहुत बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी, उन्हें आज तक इस बिजली के हवाले से, टूरिज़्म अथॉरिटी के हवाले से, ये जो अभी उन्होंने कानून बनाने के लिए असेंबली में जो भेजा है, जो प्रपोजल गई है, उस हवाले से सबसे पहले कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी चाहिए थी, सबसे पहले मीडिया को नहीं एतमाद में लेना चाहिए था कि वो क्या तजवीज़ लेकर आज़ाद कश्मीर में या असेंबली में जा रहे हैं और उनका प्लान क्या है, वो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किस इलाके में किस तरह कराना चाहते हैं। बेसिकली जो वज़ीर आज़म है, मैं समझता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास साहब से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी जी, कि वो एक जो है बड़े माहौल से आए हैं, बड़े कॉर्पोरेट कल्चर से आए हैं, बड़े बिजनेस टाइकून बन के वो आज़ाद कश्मीर में, लेकिन उन्होंने आज तक बदकिस्मती से कोई रोड मैप नहीं दिया जी। बिल्कुल, ना इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ना कोई टूरिज्म के हवाले से, ना वो ये सिर्फ ऐलानात की हद तक अभी तक चल रहा है। ये टूरिज्म अथॉरिटी का मामला तो ये वज़ीर आज़म के इनके बनने से पहले का ये चल रहा है, और ये क़य्यूम नियाज़ी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त से ये चल रहा है, और वो क़य्यूम नियाज़ी साहब ने इसमें कुछ वजूहात की बिना पर ये अथॉरिटी का बिल उस वक्त आर्डिनेंस साइन नहीं करवाया। अब लेकिन उसके आर्किटेक्ट यही तनवीर इलियास थे, इन्होंने उस वक्त इनिशिएट करवाया, लेकिन इनके पीछे कुछ और लोग थे। अब उसके ऊपर ये एतराज़ात किए जा रहे हैं कि जो टूरिज्म अथॉरिटी है बेसिकली ये बिजनेस को
प्रमोट करने के लिए नहीं है, इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही है, बनाई जा रही है। क्योंकि अथॉरिटी का ये काम होगा कि वो उसके पास टोटल अख्तियार होगा कि वो जो मेडोज़ हैं, नीलम वैली के फ्रेश मेडोज़ हैं, मीन्स के वहाँ पे जो अभी अनटैप जो आपके टूरिज्म एरियाज़ हैं, उनको वो किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर को, किसी भी पार्टी को, किसी फ्रंटमैन को दे सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल, क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी कोई अभी तक तो बादियों नजर में यही नजर आ रहा है कि ये बगैर किसी प्रोसीजर के वो अलाट करेंगे। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट को एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, अखबार में ऐड देना पड़ेगा, उसके लोगों को बताने पड़ेंगे, वो एक प्रोसीजर है, टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको करने। लेकिन जो आपने कहा सरदार तनवीर इलियास साहब को सबसे पहले ये टूरिज्म अथॉरिटी या बाकी जो भी इकदामात या ऐलानात करने से पहले उनको चाहिए था कि इंटरनेशनल लेवल की जो है वो कॉन्फ्रेंस करते, उसमें इस्लामाबाद में करते। अभी वो बरतानिया गए थे, इस दौरे के दौरान भी वो इसको फ़ायदा उठा सकते थे कि वो बरतानिया में भी जो ओवरसीज़ कश्मीरियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वहाँ बुला के एक कंसल्टेशन मीटिंग कर लेते। कंसल्टेटिव मीटिंग हो जाती तो उससे उनको आइडिया हो जाता कि हमारे लोग क्या चाहते हैं और वहाँ पे किस तरह आप वो बना सकते हैं रोड मैप कि आपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह इनकरेज करना है। अब इस तरह आप बैठे हुए ऐलानात कर रहे हैं, जिस तरह अभी बिजली के बिलों का मामला है, इन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि कोई टैक्स नहीं लगेगा बिजली के बिल पे, मस्जिदों पे बिजली जो है ना वो फ्री हो जाएगी और आप देखेंगे आप करोड़ों रुपए का जो है। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से वापस आकर हम इस टूरिज्म अथॉरिटी, आज़ाद कश्मीर में हाइड्रो डेवलपमेंट और टूरिज्म ये जो डेवलपमेंट इंकरेजमेंट जो एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी सामने आ रही है, उस हवाले से हम दुरानी साहब से तफसीलन पूछेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। जी दुरानी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में दो ही चीज़ें हैं, टूरिज़्म है, हाइड्रो पोटेंशियल है। इस हवाले से टेक्निकली तौर पर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर एब्सोल्युटली यानी उनको इल्म कोई नहीं है, ना दिलचस्पी है कोई। मैं समझता हूँ चूँकि वहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हैं आज भी 10-10, 15-15, 20-20 साल से वो कोई बने हुए हैं, कोई किस तरह पड़े हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं कि उनको जाकर उस हवाले से इश्यूज़ के हवाले से बताए और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ें हल करानी होती हैं उसको कोई हल कराए। वहाँ तो सिफर है मामला। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में ये जो तूफ़ान आया, जो फ्लड आया, अगर इस वक्त कालाबाग डैम हमारे पास होता तो किस कदर मैं समझता हूँ कि हमें इस मुल्क को एक तरफ माशी तौर पर यह बुरान वो है, दूसरी तरफ हमें इकनॉमिकली कितनी दुनिया में फूड के हवाले से कितना बड़े हमारे बैंक में इजाफा हो जाता। और उस हवाले से मुझे बताएंगे कि क्या ये मौजूदा गवर्नमेंट इसको कोई इल्म है, कोई दिलचस्पी है कि ये माशी बुरान से हमें निकाल सकेंगे? देखिए ना, इस गवर्नमेंट के पास तो अभी कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा कि रोड मैप या पॉलिसी है कि ये तो इनसे तो डॉलर ही कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉलर की प्राइस जो है वो रोज़ाना जो है 4-5 रुपये 10 रुपये ऊपर जा रही है। कभी डॉलर इस तरह बेकाबू नहीं हुआ, किसी गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। मुशर्रफ से लेके अभी तक आप देखें पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर नवाज शरीफ के इसहाक डार के, उसको इसहाक डॉलर भी कहा जाता था, डॉलर इसहाक डार साहब को। तो अब ये इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं चीज़ें। ना पॉलिटिकल सिचुएशन इनके कंट्रोल में रही है, ना ही इनके इकनॉमिक इनके कंट्रोल में रही है। अब ये लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। फेडरल में भी, पंजाब में भी, बाकी सूबों में भी आप देख लें, पंजाब में वज़ीर आला परवेज़ लाई बन गए हैं, लेकिन वो आप देखें ये मुझे सब डमी निज़ाम लग रहा है। कोई मुझे इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बंदा जो है वज़ीर आज़म अपने आप को वज़ीर आज़म के इख्तियारात नहीं समझ आ रहे, उसको सीएम को चीफ मिनिस्टर को वो नहीं समझ आ रहे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को उनको भी समझ नहीं आ रहा सिस्टम कौन चला रहा है। तो आप ये देखें, ये सारा सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल है कि अब ये रिवर्स गियर लग गया है इसको, और ये दोबारा जो है वो रिकनसाइल करना पड़ेगा इनको और एक नया फिर एक इमरानी मायदा करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या आप देख रहे हैं कि ये कुछ स्टेबिलिटी आएगी आइंदा आने वाले दिनों में, या इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे? चूंकि इमरान खान नो डाउट एक बड़ा लीडर बनकर सामने आया है, लेकिन आज भी उस शख्स के यहाँ जो मुस्बत सोच होती है कि मैं मुल्क को एज ए बड़ा लीडर
यानी इस वक्त मेजॉरिटी लीडर वही शुमार हो रहा है, तो मैं अपने इस मुल्क को माशी बुहरान से कैसे निकालूं, इन सब लोगों को एक टेबल पर कैसे बैठाऊं ताकि हम एक सक्सेस स्टोरी बना सके सारे मिलकर। देखें अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, अभी जो मर्ज हो रही है सिचुएशन, वो ये है कि मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, इकॉनमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि कल से हमें माइनस, गरीब के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इंटरनेशनल जो इदारे हैं इकॉनमी के हवाले से जो वॉच करते हैं, उन्होंने हमें माइनस लिस्ट में डाल दिया। जी बिल्कुल। आज भी जो है वो इमरान खान का यही मौकफ है कि मुल्क जाए बाढ़ में, इलेक्शन जल्दी हो ताकि ये जो पॉपुलैरिटी है इसको गेन करके मैं इलेक्शन जीत जाऊं। जी बिल्कुल। अब कल पीडीएम ने मुल्क की कोई तवज्जो नहीं, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराते, हम तो टाइम पे कराएंगे, ताकि वो ये चाहते हैं कि उस दौरान मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा क्लिप देखें कि एक गरीब का बच्चा रोटी के लिए किस तरह से तड़प रहा है। जरा ये क्लिप में देखिएगा जी। ये एक छोटा बच्चा है और ये रोटी के लिए किस तरह से तड़प रहा है। जी आप कंटिन्यू रखें जी। वो पीडीएम को भी ये परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि क्या हालात चल रहे हैं, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगले साल इलेक्शन टाइम पे हो ताकि इमरान खान की उस वक्त तक पॉपुलैरिटी को हम नीचे ले आएं, और उस वक्त तक लोग जो है, इस वक्त 4 जुए में हमारे यहाँ आपको पता है लोगों की याददाश्त बड़ी शॉर्टेस्ट टाइम के लिए होती है। आज अगर इमरान खान के साथ उनकी हमदर्दियाँ तो 3 महीने बाद उनकी हमदर्दियाँ किसी और के साथ होंगी। तो अभी पीडीएम का कल वाज़ेह ऐलान हो गया कि हमने इलेक्शन टाइम पे ही कराना है। तो इस वक्त जो सिचुएशन जो है वो इकॉनमी की भी खराब है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि नवाज शरीफ तो इस वक्त बगावत पर सामने नजर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, वी विल नॉट कंटिन्यू। नहीं, नवाज शरीफ तो इसके हक में नहीं थे कि वो गवर्नमेंट लें जी। मुझे तो ये ज़ाती तौर पे पता है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो डे फर्स्ट से ये चाह रहे थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे। लेकिन बीच में जो एक प्रॉब्लम इनको सामने फेस कर रहे थे वो ये थी कि अगर इमरान खान कंटिन्यू करते हैं तो फिर आर्मी चीफ की तकर्री भी वही करेंगे जी। बिल्कुल। तो वो आर्मी चीफ जिसको लाना चाह रहे थे, वो पूरी पीडीएम को, पूरे पाकिस्तान के सियासतदान एक साइड और इमरान खान एक साइड है। अभी भी आपने देखा मौलाना फजल रहमान ने एक बात की, उस दिन शायद आपने गौर किया हो, उन्होंने कहा कि इदारों से कोई गिला नहीं है, हमें अटक के पार से गिला है। अटक के पार कौन सा बैठे हैं आपको पता है जी। बिल्कुल। तो इसलिए अभी जो जंग लगी हुई है वो ये है कि ये चाहते हैं कि हम, आप ये देखिएगा शायद आर्मी चीफ की तकर्री की अनाउंसमेंट के फौरी बाद जो है वो इलेक्शन का भी ऐलान हो जाए, क्योंकि अर्ली इलेक्शन इनको कराने ही पड़ेंगे बाय ऑल मीन। जो ये आर्मी चीफ की तकर्री होगी। दुरानी साहब मुझे ये बताएं कि आप आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल किस तरह, उसका किस तरह जायजा ले रहे हैं कि वहां भी इस वक्त जो है, यानी वहां कोई हुकूमत फिजिकली नजर नहीं आ रही, कोई ब्यूरोक्रेसी एब्सोल्युटली डिस्टर्ब है, कोई महकमे जो है वो सारे लोग डिस्टर्ब हैं, और वो कोई काम जो जिस तरह एक हुकूमतें अपना काम और रिट ऑफ द गवर्नमेंट होती है वो नजर नहीं आ रही। उस हवाले से आप क्या देखें? बदकिस्मती से तनवीर इलियास साहब अपनी अथॉरिटी अभी तक कायम नहीं कर सके एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनको अभी तक ब्यूरोक्रेसी ने, इदारों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया और संजीदा भी नहीं लिया, क्योंकि उनके अपने शायद ऐसे एक्शंस हुए उनकी वजह से उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ अगर इस तरह की सिचुएशन रही, 1-2 महीने मजीद रही, तो शायद खुद पीटीआई के अंदर से बगावत हो जाए, क्योंकि मैंने देखा कि पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी काफ़ी अनरेस्ट है। उनकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर इसलिए अनरेस्ट है कि जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को ना माना जाए तो फिर जाहिर है वुज़रा की अथॉरिटी कौन मानेगा या वुज़रा की बात कौन सुनेगा। तो लोग तो अपने काम कराने के लिए इलेक्शन लड़ के आते हैं और अपने हल्के को सेव बल्दियती इलेक्शन, आखिरी हमारे पास 2 मिनट है, तो बल्दियती इलेक्शन के हवाले से क्या देख रहे हैं कि क्या बल्दियती इलेक्शन होंगे, और इस वक्त जो लोगों में एक रेल पेल चल पड़ी है उस हवाले से क्या ये कंटिन्यूटी रहेगी? देखें, बल्दियाती इलेक्शन तो अभी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के फैसले मुताबिक अक्टूबर में इनको कराने पड़ेंगे। तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो जमाती बुनियादों पे होंगे। तो अब ये 30 साल के बाद पहली बार जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये बड़ी मुझे लग रहा है कि इनको एक हिकमत अमली से कराने पड़ेंगे, क्योंकि इतने अरसे के बाद कंटिन्यूस जो डिसकंटिन्यू हुआ प्रोसेस उसको कंटिन्यू कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन तो हो ही जाएंगे अपने टाइम पे आज़ाद कश्मीर में पहली बार, लेकिन उसका फिर आगे क्या इम्पैक्ट होगा, कितनी वो जो जिस तरह पाकिस्तान में हाच पाच सिस्टम चला, अगर तो सिटिंग गवर्नमेंट के लोग जीत जाते हैं तो फिर तो वो बल्दियाती इदारे काम करेंगे, अगर तो वो एंटी गवर्नमेंट लोग जीत जाते हैं तो फिर वो बल्दियाती इदारे भी, आपको पता है गवर्नमेंट उनके साथ जब तावन ना करे, फंड्स ना दे, तो वो बल्दियाती इदारे भी अज़्व मुअत्तल हो जाते हैं। आपको पता है जैसे पंजाब में हुआ, जैसे सिंध में हुआ कि वो एडमिनिस्ट्रेटर फिर उनको लगाना पड़ा सिंध में कराची का। तो इसलिए ये बल्दियाती इलेक्शन भी चलें, एक अच्छा प्रोसेस चल जाएगा, हमें एक नई
नई लीडरशिप के लिए पनीरी लग जाएगी, क्योंकि 30 साल से इन पॉलिटिशियंस ने जो है ना वो एक ब्रेक लगा के रखी हुई थी। क्यों, अगर नए लोग नहीं आएंगे तो यही फिर वो लोग रिपीट होते रहेंगे, वही MLA बनते रहेंगे। तो अब इस वक्त प्रॉब्लम ये फेस करेगी गवर्नमेंट के, बल्दियाती इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो जो MLA फंड है, जो MLA इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉलिटिकल वो लोगों को नवाजने के लिए सियासी तौर पे, वो फंड जो है ना वो बल्दियाती इदारों में चले जाएंगे। तो ये कोई MLA नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पर MLA के पास इख्तियार नहीं है कि वो डेवलपमेंट का काम करा सके, क्योंकि वो MLA है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका काम सिर्फ लॉ बनाना है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, उसके पास डेवलपमेंट का कोई इख्तियार नहीं है। जब वो डेवलपमेंट करने का इख्तियार लेता है तो फिर बल्दियाती इदारे नहीं होते। अब बल्दियाती इदारे होंगे तो उसके पास डेवलपमेंट का इख्तियार नहीं होगा। साहब थैंक यू वेरी मच। हमारे पास नाजरीन टाइम खत्म हुआ, लेकिन जाने से पहले मैं फिर अर्ज करूंगा आपके आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब एक फौरी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें जो टूरिज़म पर और हाइड्रो डेवलपमेंट पर बात कर सके। आने वाले दिनों में याद रखना, आने वाले दिनों में मैं फिर रिपीट करता हूँ, याद रखना कि आपको ये जो यूनिट है ये 50 रुपए पर यूनिट आपको बिजली कंज्यूमर ने ख़रीदनी होगी, इसके बगैर आपको बिजली नहीं मिलेगी। चाहे वो आज़ाद कश्मीर वाले मुफ्त बिजली लेते हैं या जिस हाल में भी है, लेकिन जब आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नीलम से और मंगला से पानी की जो रॉयल्टी जो है वो जब पूरी मिलनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद कोई अखलाकी तौर पर जवाज़ नहीं रहेगा कि वो 2 रुपए की बिजली खरीदें या 3 रुपए की बिजली खरीदें। वो उसी हिसाब से बिजली खरीदेंगे जिस तरह पस्को वाले पेशावर वाले खरीदते हैं या लाहौर वाले खरीदते हैं या कराची वाले खरीदते हैं, उसी हिसाब से आज़ाद कश्मीर वालों ने भी बिजली खरीदनी होगी। हाँ, अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर विजनरी हैं, लीडर हैं, तो वो इस वक्त फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर में हमारी जो 400-500 आने वाले दिनों में जो बिजली की मेगावाट की ज़रूरत है वो फौरी अपने तौर पर उसका बंदोबस्त करें। और आज भी अगर वो प्रोजेक्ट शुरू कराएं हाइड्रो के तो वो 4-5 सालों में ये गैप पूरा कर सकते हैं और ये 500 मेगावाट उनको मिलनी शुरू हो जाएगी और उस बिजली की कास्ट जो होगी वो 15-20 रुपए होगी, इससे कम भी नहीं होगी। आप याद रखें नाजरीन कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो मुफ्त नहीं बनता, चूंकि बिजली का एक कंपोनेंट है, फ्यूल जो एक कंपोनेंट है, लेकिन उस पर जो मेजर 90% इन्वेस्टमेंट होती है वो उस पर कंस्ट्रक्शन की होती है। मुझे यकीन है कि आप इस हवाले से अपने वज़ीर आज़म साहब को पर जोर देंगे कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए और मुल्क की आज़ाद कश्मीर और रियासत की तामीर और तरक्की के हवाले से प्रायोरिटी नंबर 1 समझते हुए अपने लोगों को एतमाद में लेंगे, इन्वेस्टर्स को एतमाद में लेंगे और लोगों के साथ मिलकर आगे चलने की कोशिश करेंगे। आज इसे फिर ख़त्म करते हैं, आइंदा हफ्ते फिर इंशाल्लाह आपके सामने नए इश्यूज़ के साथ पेश होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।